नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया है। नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को विधानसभा में मौजूद तमाम नेताओं और विधायकों ने शुभकामनाएं दी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पद के लिए कोई नामांकन नहीं किया गया था। तो बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सभी ने रितु खंडूरी को बधाई देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर महिला विधायिका के निर्वाचन से महिलाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा। कि मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावक और समर्थक के रूप में उनका हम लोगों ने सहयोग किया। मैं आज उनको बहुत बधाई देती हूं। आज उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन भी है, आज महिलाओं के सम्मान का दिन भी है और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान महिलाओं का होता है उससे कहीं ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कहीं ऐसी कोई दूसरा दल नहीं है जहां उनका सम्मान इतना होता हो। तो मैं बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि लगातार चाहे वो कैबिनेट में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कि मैं सबसे पहले तो मैं आज रितु भूषण खंडूरी जो हमारी अध्यक्षा सर्वसम्मति से चुनी गई है, उनको सरकार की ओर से और अपनी ओर से पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक अनुभवी भी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, पढ़ी लिखी हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमने 3 इतिहास रचे। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समस्त प्रदेशवासियों को आज बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड 22 साल का हो गया और आज हमको पहली बार विधानसभा में प्रदेश में आज हमको एक महिला अध्यक्ष मिली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का और विपक्षी सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा कि निर्विरोध उनको चुना गया है और एक नया आयाम उत्तराखंड में शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें। महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है ये और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में माननीय रितु खंडूरी जी ने सदन में महिलाओं की आवाज़ उठाई थी, महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाई थी, स्टेट को आगे ले जाने की आवाज़ उठाई थी, लगातार वो इस सदन में स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, हम सबको अपना संरक्षण देंगी और नए आयाम इस सदन में स्थापित करेंगी। हम सबकी उनके साथ शुभकामनाएं भी हैं, उनको बधाई भी। मैं समझ वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि आगे भी इसी तरह से इतिहास रचते रहेंगे। राज्य में मातृशक्ति का योगदान हमेशा से रहा है और उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के अन्य क्रियाकलाप हों, सब में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा हमारा
एक नया इतिहास लिखेगी। उत्तराखंड में निर्विरोध निर्वाचित होकर पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनी विधायिका ऋतु खंडूरी का कहना है कि पार्टी ने उन्हें जो मौका दिया है उस पर वो खरी उतरेंगी। साथ ही उन्होंने इस पद पर खुद के निर्वाचन को महिला प्रति पार्टी का सम्मान भी बताया। ऋतु खंडूरी ने आगे कहा कि 29 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इस विधानसभा सत्र को सकुशल निर्बाध रूप से संचालन कराया जाएगा। माने में आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। देखिए ऐसा है, यूर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन मैं विधायक भी हूँ तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूँगी और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर भी कार्य करूँगी। नए विधायकों को सुझाव भी आपने दिया है, सदन में जो भी चर्चाएं होती है देखिए बिल्कुल सही है। मैं भी दूसरी बार जीत कर आई हूँ और मैंने पिछली बार इस चीज़ को देखा था कि आप जितना सदन में बैठते हैं, जितना आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और जितना चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे सदन में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे लोगों को पता है, विधायकों को पता है। तो नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाएं और जिस अवसर को हमें जनता ने दिया है, सुअवसर है कि हम विधायक बनकर विधानसभा में आए हैं, उस सुअवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जनता की जो अपेक्षाएं हैं हमसे उन्हें पूरा करें। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? जी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखिए ऐसा, अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ा पढ़ूंगी, विधानसभा देखूंगी। इसमें पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला विधायक रह चुकी हूँ, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है विधानसभा में, चाहे वो महिला मीडिया की ही क्यों ना हो। हमें दिक्कत होती है, शौचालय होना चाहिए, एक बहनों के बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो ये है। उसके बाद ऑफकोर्स सदन सुचारू रूप से चले, बजट सेशन आने वाला है, बढ़िया से चले, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक उसमें भाग लें, ऐसी मैं। आईजीपी अंजुमन इंटेलिजेंस के नए मुखिया होंगे और इससे पहले एडीजी संजय गुंज्याल के पास ये जिम्मेदारी थी। संजय गुंज्याल के बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण उत्तराखंड शासन ने ये आदेश जारी किए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब तक अपना प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। तो वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे यशपाल आर्य से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। तो आज पहली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में महिला विधायिका ऋतु भूषण खंडूरी मिली हैं और इस निर्वाचन में कांग्रेस के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री रह चुके यशपाल आर्य जी भी शामिल रहे। हमारे साथ यशपाल आर्य जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज ऋतु खंडूरी जी को विधानसभा अध्यक्ष का मौका मिला, आप भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उन्हें निर्वाचित होने पर बधाई भी देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से श्रीमती ऋतु खंडूरी जी का निर्वाचन महिलाओं का भी सम्मान है और एक शालीन गंभीर महिला के रूप में उन्हें जानते हैं, अनुभवी भी हैं। और उनके पूज्य पिताजी आदरणीय भुवनचंद खंडूरी जी ने अपने जीवन में चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में
एक अमिट छाप छोड़ी है, ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठता की और निष्पक्षता की। मुझे विश्वास है कि उस विरासत को वो आगे कायम रखेंगी, मिसाल कायम करेंगी और पक्ष विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनको निष्पक्ष भाव से अपनी बात कहने का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सदन में बोलने का अवसर देंगी, क्योंकि निश्चित रूप से जो सदन है वो नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है और नियमावली से चलता है। तो मेरा मानना है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उनका अनुभव है, उनका जो गहन अध्ययन है, ज्ञान है, वो सदन में दिखाई देगा और निष्पक्ष भूमिका उनकी बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आर्य जी, 29 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस में भी नेता प्रतिपक्ष का नाम साफ नहीं हो पाया है। आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है। सरकार का पहला सत्र है, यूं तो ये लेखानुदान के लिए है। कांग्रेस की सर क्या स्ट्रेटजी होगी इस पूरे सत्र में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन दिखने वाला है? देखिए, पार्टी हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लेना है और जो भी निर्णय होगा वो हम सभी को स्वीकार होगा और निश्चित रूप से हम आवाज़ बनेंगे। विपक्ष का जो भूमिका है, जो रचनात्मक भूमिका का निर्वहन भी करेंगे, समसामयिक विषयों का भी उठाएंगे। बहुत ही सवाल हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, आर्थिक असमानता है और जो शोषित, वंचित, कमज़ोर तबका है, उनके अनसुलझे सवाल हैं। तमाम बिंदुओं को लेकर हम सदन में मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे और जैसा मैंने कहा कि हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन भी करेंगे। विरोध करने के लिए हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे कि कहीं पर अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है और जैसा मैंने कहा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ी विषय है और जो हमारा पिछड़ा समाज है, शोषित है, वंचित है, कमज़ोर वर्ग है, उनकी अगर अनदेखी होती है तो निश्चित रूप से हम सदन में भी और सड़क में भी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे, सरकार को सचेत भी करेंगे और सरकार को मजबूर भी करेंगे कि वो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश न करें। हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ये यशपाल आर्य जी थे, जिनका कहना है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका निर्णय केंद्रीय आलाकमान करेगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी नई कैबिनेट ने अपनी पहली कैबिनेट में समान नागरिक संहिता पर मोहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निर्णय लिया गया है। सरकार ने दावा किया है कि कमेटी बनेगी और जो 12 फरवरी को मुख्यमंत्री ने चुनाव से 2 दिन पूर्व जो बात कही थी जनता से, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तुरंत याद आ गई, आखिर क्या वजह है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका जिक्र जो है सरकार ने पहली कैबिनेट में किया है, तो ये दर्शाता है कि सरकार का जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उन पर बात नहीं की गई और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला ऐसा मामला है, अगर भाई वो इतना आवश्यक था तो चुनावी घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखा? चुनाव के दरमियान जब सरकार को लगा कि जो 5 साल की हमारी सरकार रही इस सूबे के अंदर, उनकी उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए किसी ने मुख्यमंत्री के कान में फूंक दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करो, तो वो बात उन्होंने कर दी। अब वो चल पड़ी तो अब वो सोच रहे हैं कि यही मुद्दा रहे। क्या सर लगता है इतनी आसानी से लागू हो पाएगा? ये राज्य सरकार जानती है कि ये राज्य सरकार के अधीन की चीज नहीं है और केंद्र की सरकार तो एक नहीं, जो वर्तमान में है 2-3 बार कह चुकी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अभी तक कोई इस दिशा में कदम नहीं बढ़े। सर, 29 तारीख से हाउस शुरू हो रहा है। प्रीतम सिंह जी की जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी सदन में होंगे या एक सामान्य विधायक के रूप में? देखिए, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ,
मैं तो चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे विधायक बन करके सदन में भेजा है और सदन के अंदर जो है जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। सर, आगे कांग्रेस के सामने कितनी राह कठिन आपको दिखती है? दो चुनाव हैं और जिस तरह से संगठन में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, कितना एकजुट होकर अब जनता के बीच जाने की आवश्यकता है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम मैदान में जाते हैं तो कई बार हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं। नई चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, उसके लिए हम पूरी मजबूती के साथ खंभ ठोकने का काम करेंगे। सर, धामी सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक है। कैबिनेट बैठक में सिविल कोड का मसला है और अब 29 से हाउस है। कांग्रेस किस तरीके से सदन में सरकार को घेरने जा रही है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, और क्या प्रमुख मुद्दे आपको लगता है होने चाहिए जिन पर कांग्रेस आवाज उठाएगी? देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें हम मुद्दों को तय करेंगे और आप देखेंगे कि 29 तारीख से जो सदन होगा, कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर अदा करने का काम करेगी। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। इनका कहना है सदन में आम जन की आवाज उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसके पहले विधानमंडल दल की बैठक में कांग्रेसी विधायक आपस में तय करेंगे कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और सरकार से जवाब मांगना है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस के समान नागरिकता संहिता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच ले जाए गए मुद्दों को हम पूरा करें। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने बजट को लेकर भी सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है। उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं। कल सरकार की पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निर्णय लेते हुए कमेटी बना दी गई। सर, कल कमेटी आप लोगों ने बना दी जो मुख्यमंत्री जी ने 12 फरवरी को चुनाव से पहले कहा था, पर विपक्ष को ऐसा लगता है, प्रीतम सिंह जी का ये कहना है कि जो असल मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस नहीं, जो चुनाव में बात कही गई उस पर ज्यादा ध्यान है। देखिए, चुनाव जीत के आए तो चुनाव में जो वादे करके आदमी आता है तो पहली बात यह है कि चुनाव में किए गए वादों को निभाकर जनता के अंदर एक विश्वसनीयता पैदा की जाती है। और जितना इन्होंने जनता को बरगलाने की कोशिश महंगाई के नाम पे की, जनता ने इसका जवाब इनको दे दिया। आज देखिए, महंगाई और डेवलपमेंट, मैं समझता हूँ जितना विकास आप करेंगे, महंगाई एक वैसी प्रक्रिया है कि लगातार समय के हिसाब से बढ़ती है। लेकिन डेवलपमेंट अगर रुक जाएगा तो डेवलपमेंट रुकने से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सीधे सीधे आम आदमी पर पड़ता है, रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ता है, अवस्थापना सुविधाओं पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आज इस समय जो सबसे बड़ा वादा था कि कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन पहली ही कैबिनेट में हम लोगों ने कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा की और एक जो प्राविधान है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज को लेकर के अध्यक्षता में कमेटी बनना इसमें अनिवार्यता है, तो ये कमेटी बनाने का निर्णय लिया जिसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया। सर, ये कितना आसान होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह, क्योंकि गोवा में भी ये लागू है पर वो पूर्व का लागू है, तो क्या अन्य राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बन पाएगा? क्या ये आप इसको कितना इजी टास्क मानते हैं? देखिए, चांद पर पहुंचना भी मुश्किल था और मंगल पे भी पहुंचना मुश्किल था, पर पहुंचा ना। जब आप कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली सफलता मिलती है। सर, 29 तारीख से हाउस शुरू हो रहा है, 3 दिन का हाउस है, सरकार लेखा अनुदान ला रही है, 4 माह का बजट होगा, तो सर इसमें सरकार का फोकस किन बातों पर होगा? क्योंकि सरकार को अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, 5 साल की आप लोगों के पास प्रचंड बहुमत की सरकार है। देखिए, पहली इसीलिए हम लोगों ने जो वोट ऑन अकाउंट ला रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट में हमारा जो सबसे बड़ा फोकस था, एक तो जो रूटीन खर्चे हैं ये न रुक पाएँ, क्योंकि सरकार की गाड़ी चलती रहनी चाहिए 31 मार्च के बाद, अदरवाइज गाड़ी नहीं चल पाती। दूसरा, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिनमें राज्यांश की आवश्यकता पड़ती है, उसको उसी अनुपात में हमने इसमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए भी बजट का प्रोविजन किया है, ताकि ऐसी जो हमारी योजनाएं भारत सरकार की वो न रुक पाएँ। तीसरा, उसमें कुछ गुंजाइश ये भी रखी गई है कि जिससे जो हमने जनहित के जो बारे में जो वादे जनता के साथ किए हैं, उन वादों को हम लोग पूरा कर सकें। तो ये उसको काफ़ी सोच समझने के बाद जब आप देखेंगे, पिछले साल का बजट 48,000 करोड़ था पूरे साल का, और अब का हम 4 महीने के लिए 21,000 करोड़ का लाए हैं, यानी उस हिसाब से तकरीबन 63,000 करोड़ पहुंचता है। तो 15,000 का आउटले का मोटा मोटा अंदाज बढ़ाने का है कि ताकि जो चुनाव में चाहे वो किसान को 2,000 रुपये देने का प्रश्न हो, चाहे जो हमने जो तमाम चीज़ें वादे किए थे 3 सिलेंडर में, जिस तरह आपने देखा चुनाव के समय, उन सभी वादों को, क्योंकि कल सबसे बड़ा मंथन दृष्टिपत्र को लेके हुआ है और सारे मंत्रियों को दृष्टिपत्र सरकार का उपलब्ध करा दिया गया है,
सारे सचिवों को इसको उपलब्ध कराया गया है, ताकि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, मंत्री और ब्यूरोक्रेसी मिल करके जो हमारा संकल्प पत्र था, जो दृष्टि पत्र था, जो हमने चुनाव में दिया, उसका मंथन करने के बाद उन योजनाओं का क्रियान्वयन करें। सर, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और सरकार को तो घेर रही है, लेकिन 29 से हाउस शुरू होना है, उनका लीडर अपोजिशन ही भी स्पष्ट नहीं है कौन होगा। अध्यक्ष जी इस्तीफा दे गए, कोई नया अध्यक्ष बनना नहीं चाहता या बन नहीं पा रहा, तो आखिर कांग्रेस में ये स्थिति क्यों है? आप जानते हैं कांग्रेस हताश है, निराश है, और ये केवल उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। कांग्रेस धीरे धीरे एक इतिहास के रूप में सिमटते हुए जा रही है और प्रासंगिकता लगातार खत्म हो गई है। चाहे उनके नेताओं की प्रासंगिकता हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी की प्रासंगिकता हो, लगातार खत्म हो रही है। तो आज ऐसी परिस्थिति में जो चीज़ प्रासंगिक न रह जाए, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुबोध उनियाल जी थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है, लिहाजा अब इस पर चर्चा करना भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में आपसी कलह बहुत ज्यादा है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पौड़ी जनपद में पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन ने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जनपद में 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 4 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन्हें अति और 6 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां हर परीक्षा केंद्र में पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा, जो किसी तरह की गड़बड़ी नजर आने पर परीक्षा केंद्रों के कंट्रोल रूम में तत्काल इसकी सूचना देंगे। का जो समय सारणी है उसके अनुरूप 28 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी 2 सत्रों में, और 19 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम, और बीच में कुछ दिवसों में अवकाश भी रखा गया है विभिन्न कारणों से। उसकी जानकारी आज साझा की गई है, और परीक्षा के उपरांत किस तरीके से परीक्षा के बंडलों को संग्रहण केंद्र तक लाना है, उसके बाद संग्रहण केंद्र से उसको फिर मूल्यांकन के लिए भेजा जाना है, उसकी जिम्मेदारी भी आज तय किया गया है, और उसके लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नामित किया गया है। जहाँ जहाँ पर परीक्षा केंद्र चिन्हित किया गया है, उन 165 केंद्रों पर हम लोगों ने जो है पुलिस का सुरक्षा के लिए तैनात किया है। उसमें होमगार्ड्स, पीआरडी और पुलिस कांस्टेबल्स में शामिल है। उसका भी जायजा लिया गया है और समस्त तैयारियां सुचारू ढंग से की जा रही हैं। वहीं पौड़ी के चौबट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त चिकित्सालय सतपुले में बिजली नहीं होने के कारण अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब एक शोपीस बनकर रह गया है। बिजली नहीं होने से मरीजों को बिना जांच के ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल की तरफ से बिजली का बिल नहीं भरने पर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया गया है। मामले में एसीएमओ डॉक्टर भारती का कहना है कि जल्द ही विद्युत विभाग से बात कर अस्पताल में फिर से बिजली को शुरू कर दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये अभी ही बात आई है कि वहाँ पे जो है बिजली का कनेक्शन कट दिया गया है, तो बड़ी दुख की बात है ये, लेकिन अब मेरे संज्ञान में आया तो मैं ज़रूर इसमें जो है आगे क्या हो सकता है इसकी देखती हूँ। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की तमाम खबरों मेरे साथ इतना